तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पिछली वीडियो में पहले भाग में कुछ क्वेश्चन 9 तक कराए थे, उसके बाद 10 से लेकर 25 तक कराए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है क्या होता है, यानी का ये प्रश्न इस तरीके से होते हैं, क्या होता है। इसमें 4 पार्ट हैं, एक नंबर में आया था, जिसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखने होते हैं। नंबर 1 इसमें सबसे पहले पूछा था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम, जिसे साधारण नाम बोलते हैं, वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, हमसे पूछा गया है। इस तरीके के 4 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला पार्ट में ये पूछा है कि इसकी केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। अगर इसको गर्म करें तो ये किसका चिन्ह होता है, गर्म करने का। अगर इसको गर्म करते हैं NaCO3 को, तो ये टूटता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यानी का अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी का इसको क्या कहा था, बेकिंग सोडा कहा था। और ये है Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट, और ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यानी का जब कभी भी इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन बोर्ड क्लास में एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं, हमने पहले चैप्टर में अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था। तो अभिक्रियाओं को यदि संतुलित करके लिखा जाए तो इससे पूरे मार्क्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें सोडियम Na, सोडियम कितना है, 1 है, और सोडियम इधर देखें तो कितने हैं, 2। तो इसमें भी अगर हम यहाँ 2 लगाएं तो अब सोडियम कितने हो गए, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 इधर है, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 2, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 3 ये और 3 दूनी 6, यानी कि 6। ये इधर कितने हैं, 3 ये और 1 4 और 2 ये 6, यानी कि 3 और 1 4 और 2 6, यानी कि इधर भी 6 और इधर भी 6। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट से हमें क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और क्या मिलता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी में दूसरा पार्ट पूछा गया था, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl को गर्म करते हैं, यानी कि ये चिन्ह किसका है, गर्म करने का। अगर हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें अमोनिया बनती है। अमोनिया का सूत्र हम सभी जानते होंगे, NH3 है। ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया। इससे क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म किया तो अमोनिया बना, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी का HCl भी बनता है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया भी क्या हो गई, पूरी हो गई। अगला इसमें तीसरा प्रश्न पूछा था, इसी में तीसरा खंड था, जिसमें पूछा था ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, यानी का ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया। तो ब्लीचिंग पाउडर मतलब, ब्लीचिंग पाउडर पिछली वाली हमने अगर MCQ किए थे तो वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र सीखा था। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र पता होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र था CaOCl2, यानी का ये इसका है। तो इसको गर्म करें, वो तनु इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, तनु H2SO4 के साथ करा दें। तो ये अभिक्रिया हमने वैसे भी देखी होंगी लवड़ में, CaOCl2 प्लस H2SO4। अगर इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो यहाँ से कैल्शियम सल्फेट बनता है, यानी का यहाँ से ये Ca निकलता है और इससे ये Cu, तो इससे जाके ये जुड़ जाता है। तो किस तरीके से, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, यानी का इसमें से ये होता है क्लोरीन गैस। यो हमारी क्लोरीन गैस इससे निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है किससे, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन तनो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई गई, तो जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बना और पानी निकला और क्लोरीन गैस निकली। इसी में चौथा पार्ट पूछा गया था। इसमें चौथा पार्ट ये था कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Na2O, यानी कि अगर आपको बनाने में दिक्कत होती है तो आप ध्यान से देखें किस तरीके से बना है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, यानी कि इसकी संयोजकता 1, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, यानी कि इसकी संयोजकता 2। जब इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, हमने कुछ पिछले वाले भाग में भी ये बताया था। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है Na2O, यानी कि ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। तो हमारे प्रश्न में ये था कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, यानी कि हमसे ये अभिक्रिया करवा रहा है Na2O प्लस H2O।
जबकि इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको संतुलित करेंगे तो दो सोडियम इधर हैं, तो इधर एक सोडियम है, तो इधर ये लगाएंगे तो ये भी संतुलित हो गई। तो इस तरीके से हमारा ये 4 नंबर का प्रश्न था, क्या होता है। तो क्या क्या था, ये थे इनके केवल हमको रासायनिक समीकरण लिखने थे। तो इस तरीके से इसका पूरा क्वेश्चन नंबर 26 का पूरा उत्तर इस तरीके से हमें लिखना होता है और साथ के साथ हम इसको याद भी करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये भी विगत वर्ष में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी प्रूफ डिब्बे में रखना चाहिए क्यों। यानी का हमने इस वीडियो की शुरुआत में अगर आपने पहला प्रश्न देखा हो तो वो पीओपी का था, यानी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का था। तो इस बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो पीओपी होती है यानी का प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको नमी प्रूफ डिब्बे में क्यों रखना चाहिए। और इसी का दूसरा भाग पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलीय अभिक्रिया लिखिए। तो ये हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O यानी का आधा अणु होता है पानी का, CaSO4.12H2O। तो पीओपी को नमी प्रूफ अगर डिब्बे में नहीं रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, तो पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ये जिप्सम में हो जाता था, जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र क्या होता था, CaSO4.2H2O। हम लोग जानते हैं कि जिप्सम का यूज कहाँ करते हैं, जिप्सम का यूज डॉक्टर लोग करते हैं, घर में पीओपी होती है उसको ही जिप्सम होता है। जब किसी डॉक्टर लोग जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर के रूप में करते हैं। तो अगर हम पीओपी में पानी मिला देंगे तो सबसे ज़्यादा अत्यंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसे नमी प्रूफ डिब्बे में रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर अभिक्रिया कर लेगा। तो अभी तो पाउडर है, पाउडर ना होकर फिर ये कठोर बन जाएगा, चट्टान की तरह बहुत कठोर हो जाता है। ठीक, तो हमसे पहला प्रश्न में ये पूछा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी प्रूफ डिब्बे में रखना चाहिए क्यों। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्लास्टर, और आप लोग भी कॉपी किताब लेकर बैठे, कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ के साथ लिखते चलें। प्लास्टर ऑफ, मैं लिख रहा हूं आप भी साथ साथ लिखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O है। यह नमी को ग्रहण करके जिप्सम बनाता है, जिसका सूत्र CaSO4.2H2O है, जो एक कठोर पदार्थ करके कठोर पदार्थ में सेट हो जाता है, अतः इसे नमी प्रूफ डिब्बे में रखना चाहिए। अगर आप चाहें तो पीओपी में ये इस तरीके से हम लिखेंगे। इसी का दूसरा भाग हमसे क्या पूछा था, इसका दूसरे भाग में पूछा था कि पीओपी की जलीय अभिक्रिया लिखिए। तो इसकी जलीय अभिक्रिया मतलब यानी का CaSO4.12H2O यानी का पीओपी, और इसकी जलीय अभिक्रिया 3/2 अणु के साथ पानी मिलाएं अगर इसमें, तो हमारा क्या बनता है, जिप्सम बनता है, यानी का CaSO4.2H2O। यानी का किस तरीके से ये पीओपी था, प्लास्टर ऑफ पेरिस था, ये हमने जब जल मिलाया तो जल मिलाकर ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। बेटा ये सन 2020 में पूछा गया था, 2 नंबर में ये पहला वाला पार्ट था और 2 नंबर में ये वाला पार्ट था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 27 का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न अगला देखते हैं, 28 कास्टिक सोडा। ये भी प्रश्न जो है वो 2022 में आया था, इसके भी 2 खंड थे, 2 नंबर में थे। आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन और बहुत सिंपल था। इसको नंबर हमें लिखने के आधार पे होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप साथ के साथ लिखते भी चलें और याद भी करते चलें। इसीलिए हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि ज़्यादा लोड एक साथ ना हो। छोटी सी वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ के साथ अगर इतना करते रहें तो बोर्ड के लिए, आपके लिए ये बहुत सही तैयारी रहेगी अभी से, और एक साथ भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कास्टिक सोडा तथा ब्रेकिंग सोडा प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखिए।
यानी कि हमसे कास्टिक सोडा के और बेकिंग सोडा के उपयोग पूछे थे, ये भी 2 नंबर में था। और दूसरा प्रश्न इसी में था, अम्ल तथा क्षार एक दूसरे के किस प्रकार क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि ये भी 2 नंबर में था। हालांकि जो बच्चे हमारी पिछली वीडियो देखकर आए होंगे उन्हें इस दूसरे प्रश्न का उत्तर पता होगा कि 28 क्वेश्चन में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया, लेकिन अभी ये देखने के बाद आपको ये भी क्लियर होगा। क्या था, कास्टिक सोडा तथा बेकिंग सोडा के उपयोग। आप सब लोग जानते हैं कि कास्टिक सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं। कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग ज़्यादातर साबुन की फैक्ट्री में करते हैं, डिजिटल मतलब कि जो डिटर्जेंट होता है उसमें के लिए करते हैं, और जो कागज़ उद्योग होते हैं यानी कि जिनसे कागज़ वगैरह बनते हैं ना, कागज़ उद्योग जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें करते हैं, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे इसके उपयोग हो गए। बेकिंग सोडा में देखें तो कल हमने बताया था आपको कि इसका उपयोग एंटासिड के लिए भी करते हैं। तो बेकिंग सोडा अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ कर चलें तो इस तरीके से ही है, इसका एंटासिड का उपयोग करते हैं। और हम जो आग बुझाने वाला होता है उसको जानते हैं, यानी कि अग्निशामक जो है उसका उपयोग भी हम किसके लिए करते हैं, बेकिंग सोडा के उपयोग के लिए करते हैं। इसी का अगर आप दूसरा तो फिर लिखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा लिखना, क्योंकि जब बोर्ड में हमको आता बहुत कुछ है लेकिन लिखने के ही ज़्यादातर नंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे इसमें। क्या पूछा था, नंबर 1। नंबर 1 में इस तरीके से हेडिंग के रूप में लिखें, कास्टिक सोडा के उपयोग, कास्टिक सोडा के उपयोग। पहली हेडिंग ये डालना है और इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन भी कर दिया करें और लिखें नंबर 1। तो कास्टिक सोडा के उपयोग नंबर 1, इसमें क्या उपयोग लिखेंगे, पहले में ऐसे लिखें, यह साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में प्रयुक्त होता है। थोड़ा फास्ट लिखिए, अब हम फास्ट हम भी बोलेंगे, होता है। और दूसरा हम लिखेंगे, यह कागज उद्योग तथा पेट्रोलियम शुद्धिकरण में प्रयुक्त होता है। यानी का अगर सोचो तो 1 नंबर का ये था, तो इस तरीके से हमें 1 नंबर मिलेगा। अब इसी का दूसरा पार्ट पूछा था, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए। क्या डालेंगे दूसरी हेडिंग, बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा का भी पूछा था ना, तो बेकिंग सोडा के उपयोग। तो बेकिंग सोडा के क्या उपयोग हैं, तो हम बेकिंग सोडा के उपयोग देखेंगे। नंबर 1, यह एंटासिड, अरे वो हमने, अगर आपने पिछला वाला 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखा होगा तो उसमें बताया था कि एंटासिड का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, यानी कि जब पेट में अपच हो जाता है तब करते हैं। तो यह एंटासिड दवा के एक घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसका दूसरा उपयोग और लिख लीजिए एक और, क्या, यह अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे समझिए, 2-2 लिखें, आधा आधा नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर का हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत सरल है इसमें पूछा है कि अम्ल तथा क्षार एक दूसरे से किस तरीके से हम क्रिया करते हैं। हमने एक अभिक्रिया में आपको पिछला जब आपने बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे तो वहाँ पर अम्ल तथा क्षार के रूप में बताया था कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या निकलता है, जल निकलता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस अभिक्रिया को हमने क्या कहा था, आपको अगर पता हो तो इसी अभिक्रिया को हमने कहा था उदासीनीकरण। बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम उत्तर लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिखा करो। इस बात को नहीं डरो, गलत होगा तो क्या होगा, एक बार आंसर लिखें तो हम उसका रिप्लाई देंगे। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या थी, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है जिसके साथ साथ जल निकलता है। ठीक, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उसने कहा है कि इसको उदाहरण देकर समझाइए, तो हम एक उदाहरण लिख देंगे। जैसे एक अम्ल यानी कि HCl प्लस कोई एक क्षार यानी कि NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान से देखें, यहाँ से ये H और यहाँ से H अभिक्रिया करके और ये OH अभिक्रिया करके पानी बाहर निकाल देते हैं और NaCl, यानी कि कुल मिला के यहाँ से बनता है NaCl
प्लस H2O, यानी कि अभिक्रिया क्या हुई, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल्द बनता है। इस तरीके से हम इसमें लिखेंगे। अगर आप चाहें कि इतना लिख के से काम नहीं होगा तो इसमें थोड़ा आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। लिखो, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद ये आप उदाहरण लिख के ये वाली अभिक्रिया लिख सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा ये उत्तर होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा तो उसी पर आधारित है। पीएच को परिभाषित कीजिए, यानी का क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कहता है कि पीएच को क्या करें, परिभाषित करें। तो पीएच के बारे में कल हमने कुछ एक दो क्वेश्चन करके देखे थे और बेटा कमेंट बॉक्स में हमने आंसर मांगे थे, ज़्यादातर हमको आंसर नहीं मिले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को बार बार देखें, समझ में आएगा। ठीक, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसी कंसेप्ट को दोबारा करते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि पीएच को परिभाषित कीजिए। तो अगर आपसे कोई कहे कि पीएच को परिभाषित कीजिए तो पीएच को किस तरीके से करते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं कि इस तरीके से लिख लेंगे। आप साथ के साथ लिखें, किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो बिलियन के हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जानते क्या होता है, H+, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करती है। यानी का आप एक बात समझ के चलिए कि जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब है, इस तरीके से लिखा हो, समझ लीजिए वह हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, इस तरीके से लिखा होता है। ठीक, तो इतना पीएच स्केल में हम इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे। और हमने कल देखा था पीएच इक्वल टू माइनस लॉग की घात की, मतलब बेस में क्या है 10 और सांद्रण का चिन्ह बनाते हुए H पॉजिटिव आयन इस तरीके से लिखते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, पीएच का। और कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, इसी से निकल के आया था। वो क्या निकल के आया था, सांद्रण इक्वल टू यानी का H पॉजिटिव इक्वल टू 10 की घात माइनस के पीएच। तो इस तरीके से हम इसका ये प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि पीएच को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, इसको साथ साथ लिखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ज़्यादातर अभिक्रियाँ मैंने आज नहीं कराई हैं, फिर भी क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी करके अभिक्रियाँ याद करते रहें, आपको अभिक्रियाँ बोझ ना लगें, इसलिए आज हमने जो कराई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो कराएंगे वो महत्वपूर्ण ही कराएंगे, इसलिए साथ के साथ याद करते चलें। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, उसके बाद हम आगे के अगले चैप्टर हैं, चाहे फिजिक्स का होगा चाहे केमिस्ट्री में होगा, अगर समय मिला और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम बायोलॉजी की भी तैयारी कराएंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और आप लोग भी भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।